हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के पेपर के बारे में, जो कि 7 अप्रैल यानी आज जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो टोटल हमारे 30% थे और सभी पर्सन अनिवार्य थे। ये उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है हमारा, ठीक है, फिजिक्स का। तो देख लेते हैं पर सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। न्यूटन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन हमको पता है एक आवेशहीन है और इसका प्रतीक 0n1 होता है, ठीक है। थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने और सोमरफील्ड ने, ठीक है। तो चैडविक ने की थी। थॉमसन ने तो किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और सोमरफील्ड ने बताया था जो कक्षाएं होती हैं वो दीर्घवृत्ताकार होती है। तो इसलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी 1932 में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, फेराड। देखो, जो टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का है टेस्ला। फेराड आपका धारिता का है, हेनरी आपका प्रेरकत्व का है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वेबर, ठीक है। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अवरक्त किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन बीटा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव किरणें हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, वीडियो इसलिए लेट आई है आपकी क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी, लाइट नहीं आ पा रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई वीडियो, ठीक है। लाइट आने पर ही मैं वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन 4 बोला गया, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारितों की प्रभावी धारिता C के लिए व्यंजक है। मतलब C1 और C2 एक सीक्वेंस, एक सीरीज में लगे हुए हैं और उन दोनों की जो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो C है के लिए व्यंजक। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास एक C1 धारिता है और एक C2 धारिता है, ठीक है। ये दोनों लगी हुई है किसमें? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में लगी, और इसको हमने किसी V वोल्ट की बैटरी से यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि जब हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में किसमें? संधारित्र में आवेश क्या रहता है? सेम रहता है, एक समान रहता है। कौन चेंज होता है? विभव चेंज होता है। तो सीधा सा आपको फॉर्मूला पता है, C बराबर Q बाई V। तो Q तो हमारा फिक्स है, तो यहां से कितना जाएगा? पहले वाले के लिए C1, दूसरे वाले के C2। तो ये यहां पर लिख लेंगे और यहां पर इसको लिखेंगे, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2। और V बराबर कितना? Q बाई V। और V1 बराबर कितना है? Q अपॉन C1 और Q अपॉन C2। Q कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर C है, ये इसको V बराबर लिखेंगे ना, यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर Q बाई C। तो Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1, Q बाहर लेकर कैंसिल, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सेकंड आंसर हमारा सही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बहुत आसान आंसर है इसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। आंसर क्या है कि हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास इस तरह का एक सेल है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। उस सेल का जो घोल है, इसके अंदर क्या है? घोल हमने किसी भी रसायन का कोई घोल भर दिया है। उस घोल से यदि हम इसको बैटरी से ऐड कर दे, इसके इलेक्ट्रोड को, और जो विद्युत धारा उसमें बहेगी, उसके मार्ग में जो प्रतिरोध लगेगा, यानी जो रुकावट उत्पन्न होगी, उसी को क्या बोलेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब सेल के अंदर कितना प्रतिरोध लग रहा है, वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो डेफिनेशन आपको क्या लिखनी थी? सेल का घोल जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। लोरेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो लोरेंज बल क्या है? लोरेंज बल किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के कारण ये आरोपित होता है। और इसका व्यंजक हमको पता है, क्या होता है इसका व्यंजक? F इक्वल टू क्यू ई प्लस, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लू, F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू V क्रॉस B वेक्टर। यानी ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, गुणन V और B के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील कण के गुणनफल के उसमें। तो यही हमारा क्या होता है? इसका व्यंजक होता है।
तो मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया हुआ है, सभी मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन लिखवाए हुए थे। लोरेंज बल क्या है, यदि आपने वीडियो सभी देख कर गए होंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। ये भी आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि 1 AMU बराबर क्या होता है 1.67 बोलो या 1.6 बोलो, क्रॉस 10 की पावर माइनस के 27 kg होता है। ठीक है, और हमको पता है कि 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 kg को यहां पर लाओ 1 kg और 1 kg को किस में बदलो, ग्राम में बदलो, और उसके बराबर में क्या कर लोगे, इसको समतुल्य ऊर्जा के बराबर आ जाएगा ये। N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। तो N प्रकार के अर्धचालक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक में, और P प्रकार के अर्धचालक में कोटर होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 मार्क्स में आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये मैंने बताए हुए थे आपको कि E = 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये आंसर था इसका, आपने प्रूफ कर लिया होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह और अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, ये कर लिया होगा आपने। ये भी आसान क्वेश्चन है। धातु तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है ना, क्योंकि वो जब किसी क्रिस्टल में आते हैं तो वो ताप देने पर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनकी चालकता क्या हो जाती है, धारा के लिए फ्री हो जाते हैं। तो अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जब ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ रही है तो वो प्रतिरोधकता क्या होगी, अर्धचालकों की घटेगी, लेकिन धातुओं की क्या होती है, धातुओं की चालकता कम होती है और धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, तो ये आंसर था इसका, आप बुक में देख लेना। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया इसको। आगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसके पास पास सटे 100 फेरे हैं, यानी 100 उसमें फेरे हैं, फेरों की संख्या 100 है वायर की, 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि हमारे पास ये कुंडली है और ये बहुत 100 फेरों वाली कुंडली है, ये केंद्र है, तो केंद्र से ये त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, आर दे दिया हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लेना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 10/100 मीटर होते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 मीटर आ गया। ऐसा ही पत्ती में है। एन हमको कितना दे दिया गया, एन हमको 100 दे दिया गया, और आई हमको कितना दे दिया गया, 3.2 एम्पियर हमको दे दिया गया, इतना दे दिया गया। तो हमको पता है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0 N कैपिटल Ni ओवर कितना होगा 2R, क्योंकि हमारे पास क्या है μ0/4π की वैल्यू क्या है 10 की पावर -7 न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से ही हम μ0 की वैल्यू हमको पता है, μ0 को ये रखेंगे, 4π को उधर ले जाएंगे और पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे। तो यहाँ से μ0 N भी हमको पता है 100, I भी हमको पता है 3.2 और R भी हमको पता है कितनी 0.1 मीटर, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा आपका वही टेस्ला में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 13वां, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता चुका था। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या अभिप्राय। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि तरंगे 2 तरह की होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ध्यान से सुनना, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उन तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी ये प्रकाश तरंगे होती हैं, जैसे गामा किरण, रेडियो, ठीक है ना, ये सभी के सभी, अवरक्त, दृश्य, ये सभी के सभी। तो इसमें क्या होता है, ये प्रकाश में, प्रकाश इनका जो यहाँ से प्रकाश आता है तरंगों से, वो निर्वात में भी चल सकता है, यानी इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब होता है कि वो तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको क्या लिखना था, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से यह अभिप्राय है क्योंकि ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ना कि यांत्रिक तरंगे। ठीक है, इसलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे आकाशीय बिंदुओं में यानी स्पेस पॉइंट में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में के बिंदुओं के बीच में दोलन से ये उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको 2-3 लाइन लिखनी थी। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस, ये मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र आपको पता है और मात्रक भी आपको पता है, डायोप्टर, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P = 1/f। ठीक है, तो आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता आसानी से निकाल सकते हो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। सबसे पहले आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम ही लिखने थे, यानी प्रकाश के अपवर्तन को आपको समझाना था। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम स्नेल का नियम हो गया, या पहला नियम दूसरा वाला बोल दो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगों के बारे में मैंने कल और पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा = h/p। नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन, ये भी मैंने उदाहरण सहित आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, संलग्न परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 हो तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोध x का मान। तो धारा 0 हो गया यानी शून्य विक्षेप की स्थिति। तो यहाँ पर वहीस्टोन सेतु लगा हुआ है, P/Q R/S। तो हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब x का मान निकल जाएगा तो यहाँ से प्रतिरोध निकल जाएगा। तो 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो 4 ओम का प्रतिरोध में धारा हम निकाल सकते हैं। हमको वोल्ट भी दी गई है, V = IR। तो V भी पता है हमको, R भी पता है, तो I हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट आपने विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखे होंगे, उनका परिपथ आरेख बनाया होगा। ठीक है, जहां ये हमारा 5 मार्क्स में पूछा जाता, आज वहां पर 3 मार्क्स में पूछा गया। देखो ट्रेंड, अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ठीक है, एक चित्र में एक श्रेणी LCR परिपथ दर्शाया गया। चित्र के अनुसार परिवर्त आवर्त स्रोत V से जोड़ा गया है। तो स्रोत की वह आवर्ती निकाल जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करती है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये R हमको दे दिया गया 40 ओम, ये हमको धारिता दे दी गई 80 माइक्रोफैरड और ये हमको प्रेरकत्व, ठीक है, 5 हेनरी दे दिया गया। तो हमको पता है कि इस परिपथ में जब अनुनाद होता है तो स्रोत की आवृत्ति क्या होती है? F = 1/2π√LC। यही क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था, यदि आपको याद हो। तो हमको L और C कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि हमको पता है L, हमको पता है L ये दे दिया गया हमको, C भी हमको पता है, पाई की वैल्यू 3.14 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे और हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो। तो अनुनादी आवर्ती पर, अनुनादी जब आवर्ती होती है तो उस पर परिपथ की प्रतिबाधा कौन होती है? खुद R ही होता है। ठीक है, तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें लॉजिक लगाना था थोड़ा सा। ठीक है, भंवर धाराएं क्या हैं और ये भंवर धाराएं क्या हैं और ये कैसे उत्पन्न होती हैं? भंवर धाराओं का कोई एक उपयोग बताइए। तो इसका आंसर सुनो, मैंने जब 3 मॉडल पेपर डाले थे तो उसमें मैंने भंवर धाराएं का भी एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है ना, आपने देखा होगा, जिस बच्चे ने देखा होगा उसने कर लिया होगा। भंवर धाराएं क्या होती है? जब कोई धातु के टुकड़े से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब जब कोई धातु का टुकड़ा है उससे जब चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है तो उसमें जब परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में धारा इंड्यूज हो जाती है, यानी प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न होने वाली भंवरों के समान चक्राकार होती हैं और इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया कि कैसे उत्पन्न होती है। इनके अनुप्रयोग यानी इनके जो उपयोग है वो प्रेरण भट्टी में उपयोग करते हैं, विद्युत ब्रेक में इसका यूज करते हैं। तो ये आपको लिख देना था। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने लिखवाया हुआ है। लेंस मेकर सूत्र, एक पतले लेंस, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी मैंने बताया, कल का मॉडल पेपर मैंने डाला था यूपी का। ठीक है ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश उत्सर्जन के लिए कार्यफलन और देहली आवर्ती का, ये मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? भाई, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसने क्या बोला था कि जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। यदि वो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे तो उसको एनर्जी का धीरे धीरे लॉस कर वो कहाँ गिर जाएंगे? नाभिक में गिर जाएंगे। रदरफोर्ड ने तो यही बताया था, लेकिन बोर्ड ने क्या बोला था? बोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षाओं में घूम रहे हैं,
एक कक्षा में जब वो घूमते हैं तो वो अपनी ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करते ना अवशोषण करते, ठीक है। ऊर्जा उनकी क्या रहती है, नियत रहती है। लेकिन जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या उससे नीचे में या नीच ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उनकी एनर्जी में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और किसी में निकलती है, किसी में अवशोषित होती है, ठीक है। तो ये बात थी, बोर्ड ने और रदरफोर्ड ने ये बोला था। तो आपको क्या करना था, 5-6 नियम ऐसे लिखने थे, लिख लेने थे। लेकिन आगे एक पॉइंट और है, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है, सतत मिलता है। क्योंकि जब एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर तो क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर क्या हुआ, स्पेक्ट्रम सतत नहीं होना चाहिए, स्पेक्ट्रम असतत होना चाहिए, यानी रैखिक होना चाहिए। तो इस तरह के आप पॉइंट लिख सकते थे, ठीक है। और गेट और एंड गेट और नोट गेट का मैंने सुबह ही वीडियो डाली थी कि इनको तैयार कर लेना। और गेट का प्रतीक आपको पता है क्या होता है, और गेट का प्रतीक ये होता है, ठीक है, जिसमें 2 निवेशी होते हैं और बी और एक निर्गत होता है, ठीक है। और दूसरा एंड गेट का प्रतीक क्या होता है, जिसमें 2 निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। नोट गेट का कैसा था, नोट गेट का कुछ ऐसा था, ठीक है, जिसमें एक निवेशी और एक ही निर्गत होता है, ठीक है, ये था। तो सत्यता सारणी इनकी बहुत आसान है, आप कर सकते थे। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस का क्या अर्थ है। तो पीएन संधि डायोड के लिए अग्रअभिनति क्या होती है, फॉरवर्ड बायस। जब पीएन संधि में पी टाइप को हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी के धन सिरे से, और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पीएन संधि डायोड की अग्रअभिनति कहलाती है। और पश्च क्या होती है, जब पी टाइप को हम बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो उसको बायस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पश्चदिशिक। आवश्यक परिपथ आरेख आप बना सकते हो, ठीक है। इसमें धारा बहुत तेजी से चलती है, जब बहुत पहले तो सीधी चलेगी फिर बहुत तेजी से होगी, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा परिपथ आरेख। और इसका परिपथ आरेख आप बना भी सकते हो, ठीक है, इस तरह से इसका परिपथ आरेख बना भी सकते थे आप, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस के नियम, विद्युत फ्लक्स भी लिखना है आपको, गाउस का नियम भी लिखना है। इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, ये आपने कर लिया होगा। विद्युत विभव की परिभाषा, ये क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा का अर्थ। जब मैं कल न्यूमेरिकल करा रहा था तो मैंने बोला था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा की डेफिनेशन पढ़ के जाना, देखो वही आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। बाद में मैं पेपर के बाद इसको पूरे को सोल्व करा दूंगा। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विसलेट प्रयोग का विवरण दीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ये भी हमने बताया हुआ था। किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ग्राफ दिखाइए, विचलन कोण कब अधिकतम होता है, ये भी मैंने लिखवाया हुआ था। क्रांति कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना को समझाइए, ये भी हमने बताया हुआ था। तो मैक्सिमम बहुत आसान पेपर था, और काफ़ी बच्चों का पेपर, काफ़ी मतलब मैक्सिमम सभी बच्चों का, जो हमसे जुड़े हुए थे सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है। तो इस पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ और जिनका थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है वो निराश मत होइए, क्योंकि जितना आप करके आए हो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और एक और बात मुझको बोलनी थी आपको कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 11वीं से के बाद 12th में आए, जो आपके दोस्त हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्लीज़ उनको बोलिए कि सर के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम जल्दी ही 1 या 2 दिन में, ठीक है ना, जैसे ही आपका ये केमिस्ट्री का पेपर हो जाता है, कल से मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप उन बच्चों को सभी को बोलिए, ठीक है ना, और हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।